Fine. Last class we discussed types of scheduler. There were three types of scheduler: long-term scheduler, mid-term scheduler and short-term scheduler. Today we will be learning context switching. Then we learned context switching in the last class. Let me show you in the diagram. What was the diagram? It was a new state followed to a ready state. Then it went to an execution or run state. Then it went to a termination state. Now this run state can go to block or wait state, which will come back to ready state. Now this block and wait can go to suspended block or wait state, and it will come back to block or wait state. Now this ready state will again go to, if demand raise, suspended ready state and will come back to a ready state. This can also come, suspended block wait can come back to suspended ready state. This diagram you have to keep by heart. Now long-term scheduler, where was the long-term scheduler used? Here the long-term scheduler was used. Now what this long-term scheduler was and what it is responsible for doing? Long-term scheduler was responsible for degree of multi-programming. Long-term scheduler controls the degree of multi-programming. यही डिसाइड करेगा कि अगर आपका P1, P2, P3 किसको किसको लाना है न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में, और कौन कैसा बाउंड है, ये CPU बाउंड है या फिर IO बाउंड है, ये CPU बाउंड है या फिर IO बाउंड है. CPU बाउंड और IO बाउंड भी हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं. जिस प्रोसेस का ज़्यादा टाइम CPU में बीतता है उसको कहते हैं CPU बाउंड, जिस प्रोसेस का ज़्यादा टाइम IO में बीतता है उसको कहते हैं IO बाउंड. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मिड टर्म शेड्यूलर. मिड टर्म शेड्यूलर क्या करता है? यहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे सस्पेंड करना होता है वहाँ पे यूज़ होता है. तो हम इसको ये कह सकते हैं मिड टर्म शेड्यूलर रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. मिड टर्म शेड्यूलर को हम कह सकते हैं रिड्यूस करता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, क्योंकि मेन मेमोरी से सबको किस में ट्रांसफ़र कर देता है? सेकेंडरी मेमोरी में. तो एक तरह से रिड्यूस करता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को. क्लियर? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर रेडी स्टेट से बताता है कौन सा एल्गोरिदम रेडी स्टेट में जितने सारे प्रोसेस हैं, सपोज करिए ये रेडी स्टेट है, इसमें जितने सारे प्रोसेस हैं, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर उनके लिए एक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम सेलेक्ट करता है कि किस प्रोसेस से किस एल्गोरिदम अप्लाई होके वो रन स्टेट से रेडी स्टेट में जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहाँ पे हुआ था? यहाँ पे रेडी से रन के आने में. जब रेडी से रन में आता है वहाँ पे पहले से एक प्रोसेस कर रहा होता है या एग्जीक्यूशन कर रहा होता है. उसका जो भी कंटेक्स्ट होता है उसको वहाँ से निकाल के नया प्रोसेस का कंटेक्स्ट उसमें डालना है. उसको क्या कहते हैं? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. टाइप्स ऑफ स्विचिंग. टास्क ऑफ स्विचिंग द CPU फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस. क्या है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग? टास्क ऑफ स्विचिंग CPU फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, सेविंग स्टेट ऑफ ओल्ड प्रोसेस एंड लोडिंग द सेव्ड स्टेट ऑफ न्यू प्रोसेस. पुराने प्रोसेस का भी जो भी था स्टेट उसको सेव करना है और नए प्रोसेस को लोड करना है. पुराने प्रोसेस का सेव क्यों करेगा? सपोज करिए रन में था P1, वो चला गया इनपुट आउटपुट पूरा करने. क्लियर? जब यहाँ पे दूसरा आ गया तो ये तो फिर से वापस आएगा P1 जब इसका इनपुट आउटपुट डिमांड पूरा हो जाएगा. जब ये वापस आएगा इसको अपना एग्जीक्यूटेड कहीं पे जो भी स्टोर्ड था वो चीज़ वापस चाहिए, इसलिए वो क्या करेगा? ओल्ड प्रोसेस को स्टेट को सेव करेगा. क्लियर? स्वैपिंग. स्वैपिंग क्या होता है? व्हाट इज स्वैपिंग? स्वैपिंग होता है मूविंग द प्रोसेस ऑफ फ्रॉम मेन मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी एंड बैक टू मेन मेमोरी. मेन मेमोरी में था प्रोसेस, जब ब्लॉक एंड वेट में गया इसको सस्पेंडेड ब्लॉक एंड वेट में डाल दिए. कहाँ चला गया? ये सेकेंडरी मेमोरी में. सेकेंडरी मेमोरी से वापस आया मेन मेमोरी में. इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्वैपिंग. तो तीनों चीज़ क्लियर है? टाइप्स ऑफ शेड्यूलर, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, स्वैपिंग, तीनों चीज़ क्लियर? फाइन. आज हम लोग इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ CPU स्केड्यूलिंग स्टार्ट करते हैं. इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ CPU स्केड्यूलिंग स्टार्ट करते हैं.
इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ प्रोसेस क्या क्या होता है, मैं पहले लिख देता हूँ। इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ प्रोसेस क्या क्या होता है, मैं पहले डिस्कस ही कर लेता हूँ। क्या क्या होता है, पहले उसका अराइवल टाइम, प्रोसेस रेडी स्टेट में कब आया, एग्जीक्यूशन फेज में प्रोसेस कब आया, अराइवल टाइम। अराइवल टाइम कैसा होगा, टाइम दो तरह का होगा यहाँ पे, एक होता है यूनिट टाइम, एग्जैक्ट टाइम, और एक होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो अराइवल कैसा है, एक यूनिट पॉइंट ऑफ टाइम है कि इसी पॉइंट पे आया, वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम कुछ नहीं है, ठीक है। तो अराइवल टाइम होता है, बर्स्ट टाइम होता है। बर्स्ट टाइम क्या होता है कि आपका प्रोसेस सीपीयू में कितना देर रहेगा, सीपीयू एग्जीक्यूशन उसका कितने देर का होगा, उसको कहते हैं बर्स्ट टाइम, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्रोसेस टाइम हो गया। उसके बाद आता है आपका टर्न अराउंड टाइम या कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम होता है कि जब आपका प्रोसेस पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है, वो टाइम क्या होता है। अगेन कंप्लीशन टाइम इज ए पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट ए ड्यूरेशन ऑफ टाइम। देन होता है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम में क्या होता है, कंप्लीशन टाइम, डिफरेंस ऑफ कंप्लीशन टाइम एंड अराइवल टाइम इज कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम क्या होता है, व्हाट इज वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम इज डिफरेंस बिटवीन टर्न अराउंड टाइम और टर्न अराउंड टाइम एक्चुअली एक डिफरेंस है किसका, कंप्लीशन टाइम और अराइवल टाइम का। सो वेटिंग टाइम इज टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। क्लियर, स्टार्ट करते हैं लिखना। ये 3 टाइम है जो पहले से आपको गिवन रहेगा, जो किसी का डिफरेंस नहीं होगा। बाकी ये 3 टाइम दिया रहेगा तो आप बाकी टाइम निकाल सकते हो, ठीक है। ये 3 टाइम अगर आपको दिया हुआ है तो आप इन तीनों टाइम से क्या निकाल सकते हो, टर्न अराउंड टाइम निकल जाएगा। और क्या निकल जाएगा, टर्न अराउंड टाइम और आपका वेटिंग टाइम निकल जाएगा। ठीक है। अराइवल टाइम क्या है, फिर से आप लोग सारे चीजों का डिफिनेशन अगर नोट करना है कर लो। अराइवल टाइम इज द टाइम एट विच द प्रोसेस अराइव्स फॉर एग्जीक्यूशन। बर्स्ट टाइम क्या है, टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोसेस इज अंडर द एग्जीक्यूशन इन सीपीयू। कंप्लीशन टाइम क्या है, टाइम एट विच द प्रोसेस कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन। टर्न अराउंड टाइम क्या है, डिफरेंस बिटवीन कंप्लीशन टाइम एंड अराइवल टाइम। वेटिंग टाइम क्या है, डिफरेंस बिटवीन टर्न अराउंड टाइम एंड बर्स्ट टाइम। क्लियर, क्लियर। टर्न अराउंड टाइम इज डिफरेंस बिटवीन किसके किसके बीच का डिफरेंस है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। वेटिंग टाइम किसके बीच का डिफरेंस है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट। यहां के बाद हम लोग सीपीयू शेड्यूलिंग में इंटर कर जाएंगे। यहां पे सब चीज क्लियर होना चाहिए। पूरा सीपीयू शेड्यूलिंग इसी पे बेस्ड है, इसी 5 टर्म्स पे, अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम। ओके, स्टार्ट करते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। सारे एल्गोरिथम्स अगेन 2 तरह के होंगे। एल्गोरिथम्स 2 तरह के होंगे, ठीक है। कैसे कैसे, एक होंगे प्रीएम्प्टिव
क्लियर, और दूसरे होंगे नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव का पहले ही से आपको डिफरेंस बता दिया गया है, ठीक है। जो फोर्सफुली रन स्टेट से वापस रेडी स्टेट में आ जाए उसको क्या कहते हैं, प्रीएम्प्टिव। जो नहीं आए उसको क्या कहते हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव। क्लियर। एल्गोरिथम के दो टाइप्स या दो प्रॉपर्टी, हर एल्गोरिथम अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, एक भी एल्गोरिथम ऐसा नहीं होगा कि दोनों शो करेगा। फाइन, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, दैट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। पहले आइए पहले जाइए या पहले खाइए, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। पहले आइएगा आपको सर्विस पहले मिलेगा, लेट आइएगा आपको सर्विस लेट मिलेगा। क्लियर। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व किस पे डिपेंड किया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व किस पे डिपेंड किया, क्राइटेरिया इसका क्या बना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का। हम कैसे पता चलेगा कौन पहले आया, क्राइटेरिया कैसे पता चलेगा कौन पहले आया, उनके अराइवल टाइम से। किसके, प्रोसेस के अराइवल टाइम से हम ये पता करेंगे कि कौन पहले आया, बेस्ड ऑन अराइवल टाइम। क्लियर। अब ये किस तरह का होता है, इसका मोड क्या है, इसका मोड क्या है, ये प्रीएम्प्टिव है कि नॉन प्रीएम्प्टिव है। तो एफसीएफएस आपका नॉन प्रीएम्प्टिव है, एक बार एग्जीक्यूशन में इसमें चला गया पूरा करके निकलेगा। क्लियर। इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन इसका किस पे होगा, इम्प्लीमेंटेशन आप सपोज करिए इम्प्लीमेंट किस पे करेंगे हम, कोई डाटा स्ट्रक्चर बताइए, स्टैक हम लेते हैं, स्टैक है, पहला प्रोसेस आया दूसरा प्रोसेस आया, जब पॉप करेंगे तो पहले कौन चला जाएगा, P2 चला जाएगा। पहले कौन आया था, P1 आया था। जाना किसको था एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग से, P1 को जाना था, गया कौन, P2 गया। तो ये स्टैक से इम्प्लीमेंट नहीं होगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे जो पहले आए पहले वही जाए। क्यू करो, क्यू करके चेक करो, क्यू बना के पहले कौन आया, P1 आया, बाद में कौन आया, P2 आया, पहले कौन निकला, पहले कौन निकला, P1 निकला। तो यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। तो इम्प्लीमेंटेशन किसका होगा, इससे क्यू से, स्टैक से नहीं होगा, एक रेडी क्यू से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। मोर स्पेसिफिक बोलिएगा तो इसका किससे इम्प्लीमेंटेशन होगा, रेडी क्यू से। ये तीनों प्रॉपर्टी क्लियर है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का। क्राइटेरिया क्या बना, बेस्ड ऑन अराइवल टाइम, प्रोसेस का अराइवल टाइम क्या है, मोड क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव, इम्प्लीमेंटेशन किस पे किए, रेडी क्यू पे किए। अब एक होता है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट अब हम लोग बताएंगे जैंट चार्ट क्या होता है। उसके पहले एक टर्म और क्यू ड्यू, अच्छा उसको चलिए आगे आगे पढ़ते हैं, पहले जैंट चार्ट को लेते हैं। इम्प्लीमेंट करके बताता हूँ। सपोज करिए आपके पास तीन प्रोसेस हैं, P1 है, P2 है, P3 है। इसका अराइवल टाइम है 0 है, 1 है, 2 है। क्लियर।
इसका कंप्लीशन टाइम बर्स्ट टाइम है 1 है, 2 है, 3 है। अब इसका हमको कंप्लीशन टाइम पता चलेगा, हम कंप्लीशन टाइम निकाल सकते हैं इसका, और वो किससे निकालेंगे? जैंट चार्ट के मेथड से निकालेंगे। ये है आपका जैंट चार्ट। एक रेडी क्यू बना दीजिए। पहले कौन आया? फर्स्ट कर क्या कहता है? पहले आइए, पहले एग्जीक्यूशन करिए। अराइवल टाइम क्या है? 0। पहले कौन आया? P1। पहले कौन जाएगा? P1। नॉन प्रीएम्प्टिव था तो पूरा बर्स्ट टाइम स्पेंड करेगा। 0 में आया, एक बर्स्ट टाइम था, 1 सेकेंड पे यूनिट पे बाहर निकला। ये इसका कंप्लीशन टाइम कंप्लीट कितने पे कंप्लीट किया? 1 पे। सेकेंड प्रोसेस आया, बाद में कौन आया 0 के बाद? 1। मेरा टाइम क्या हो गया? 1। अभी हम 2 को ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। मेरा टाइम क्या है? 1। तो 1 पे कोई आया? चेक करेंगे। 1 पे कौन आया? P2 आया। P2 को जाएगा अंदर। P2 गया अंदर, कितने देर के लिए गया? 2 यूनिट के लिए। कितना हो जाएगा? 3 यूनिट पे P2 बाहर निकलेगा। क्यों? नॉन प्रीएम्प्टिव है, बीच में नहीं निकलेगा। 3 हो गया मेरा टाइम। इस टाइम तक और कोई आया? 2 पर ही ये आ गया था, 2 पर ही ये आ गया था, लेकिन जब तक ये नहीं निकलेगा ये इंटर नहीं कर सकता है। क्यों? नॉन प्रीएम्प्टिव है। अगेन 3 पे आया क्या? P3। बर्स्ट टाइम कितना है इसका? 3, 6। इसका कंप्लीशन टाइम कितना हुआ? P2 का 3। P1 का, P3 का कंप्लीशन टाइम कितना हुआ? 6। क्लियर? 6 में जाके एट यूनिट पे मेरा तीनों प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है। अब आप बर्स्ट टाइम कैलकुलेट करिए। 1 + 2 3 + 3 6 टाइम लगना था, 6 पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे? TAT, टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या है हमारा? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। 1 - 0 1, 3 - 1 2, 6 - 2 4। क्या कैलकुलेट करेंगे? वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या है हमारा? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 3 1। ये क्यों आया 0? P1 जब कंप्लीट हो गया था, P2 को क्या वेट करना पड़ा आने के लिए? नहीं, P2 को वेट नहीं करना पड़ा। 1 पे आया, 1 पे यहाँ भी एग्जीक्यूशन पे चला गया। P3 को वेटिंग टाइम 1 क्यों है? P3 को आना था, आ गया था 2 पे। यहाँ पे कितने बजे आया? 3 बजे। ठीक है, तो यूनिट क्या हो गया? 1 मिनट डिले हुआ, 1 यूनिट डिले हुआ, तो वही यहाँ पे वेटिंग टाइम आया है 1। अब इससे आप एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लोगे। एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लोगे। क्या होता है एवरेज वेटिंग टाइम? टोटल वेटिंग टाइम 0 + 0 + 1 अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेस कितना है? 3। तो 1/3 इज द एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ दिस प्रोसेस। FCFS क्लियर है? ये जैंट चार्ट क्लियर है? FCFS का ये चार्ट क्लियर है? सारे टर्म्स क्लियर हैं? AT, BT, CT, TAT, WT। एवरेज वेटिंग टाइम निकल गया? क्लियर यहां तक? अब FCFS में एक इफेक्ट हो जाता है, कन्वे इफेक्ट। FCFS में एक इफेक्ट आता है, उसको क्या कहते हैं? कन्वे इफेक्ट। क्या टर्म यूज किया? कन्वे इफेक्ट। कन्वे इफेक्ट में क्या होता है? एवरेज वेटिंग टाइम सेम प्रोसेस है, लेकिन शेड्यूल होने के अराइवल टाइम के बेसिस पे एवरेज वेटिंग टाइम दोनों का बहुत फर्क हो जाता है। आइए देखते हैं कन्वे इफेक्ट। पहले एग्जांपल से देखते हैं, फिर हम इसका डेफिनेशन बताते हैं। P1 है, P2 है, P3 है। क्लियर? 3 प्रोसेस है। P1 का अराइवल टाइम दिया हुआ था और इसका बर्स्ट टाइम दिया हुआ है।
बाकी सब चीज़ निकलेगा। सिमिलरली और एक प्रोसेस है, P1 है, P2 है, P3 है, इसमें भी अराइवल टाइम दिया हुआ है, बर्स्ट टाइम दिया हुआ है। इसका P1 का अराइवल टाइम 0 है, P2 का अराइवल टाइम 1 है, P3 का अराइवल टाइम 2 है। P1 का जो बर्स्ट टाइम है वो 20 है, P2 का बर्स्ट टाइम 2 है और P3 का बर्स्ट टाइम 3 है। चलिए क्लियर। इसका जब आप कंप्लीशन टाइम निकालिएगा तो फिर से गैंट चार्ट बनाइए। सबसे पहले कौन आया 0 पे, P1 आया, कितने देर के लिए रहा 20, तब तक कौन आ गया था 1 पे ही P1 आ गया था। पहले कौन जाएगा 1 की 2, पहले 1 वाला जाएगा, पहले 1 आया है, P2 जाएगा पहले। कितने देर के लिए गया 2, 22। इसका कंप्लीशन टाइम क्या हुआ P1 का 20, P2 का कंप्लीशन टाइम कितना हुआ 22। अब क्या आया P3 आया, कितना कंप्लीशन टाइम, बस टाइम कितना है 3 है, कितने देर के लिए जाएगा 3 के लिए, 22 + 3 25। कंप्लीशन टाइम P3 का कितना हुआ 25। क्लियर क्लियर। अभी इसी प्रोसेस को रहने दीजिए, चलने दीजिए। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट इसका टर्न अराउंड टाइम और इसका वेटिंग टाइम। टर्न अराउंड टाइम कितना हुआ, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम 20, 22 - 1 21, 25 - 2 23। वेटिंग टाइम कितना हुआ, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम 0, 21 - 2 19, 23 - 3 20। क्लियर। इसका अगर हम एवरेज वेटिंग टाइम निकालते हैं तो कितना हो गया 0 + 19 + 20 डिवाइडेड बाय 3 = 39 डिवाइडेड बाय 3, 39 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है। फिर से चेक कर लीजिए, 0 पे आया, पहले गया, कितने देर के लिए गया 20 के लिए गया, कंप्लीट कब हुआ 20 पे। क्लियर है। TAT क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, 20 - 0 20। WT क्या होता है, TAT - BT, 20 - 20 0। सही है। नेक्स्ट पे आइए, 20 पे ये कंप्लीट हुआ, ये कब आया था 1 पे, ये कब आया 2 पे, पहले कौन जाएगा P2 गया, कितने देर के लिए गया 2 के लिए, 2 यूनिट के लिए, 20 + 2 22। कंप्लीट कब हुआ 22 पे। TAT क्या होगा, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, 22 - 1 21। WT क्या होगा, TAT - BT, 21 - 2 19। सही है। ये आया 2 पे, लास्ट गया, कितने देर के लिए गया 3 के लिए, 22 + 3 25। कंप्लीट कब हुआ 25। सही है। TAT कब हुआ, CT - AT, 25 - 2 23। ठीक है। 23 - 3 WT क्या, TAT - BT, 23 - 3 20, 19 0 + 19 + 20 डिवाइडेड बाय 3, 39/3 इसका एवरेज वेटिंग टाइम है। मतलब एवरेज वेटिंग टाइम कितना हो गया मेरा 13। क्लियर। ये कब हुआ, जब पहला प्रोसेस जो आया वो इसका बर्स्ट टाइम बहुत ज्यादा था, ये तब हुआ। अब बर्स्ट टाइम हम सेम रखते हैं, बर्स्ट टाइम सबका सेम है, ठीक है, और हम सिर्फ शेड्यूल करने का तरीका बदल देते हैं। पहले P1 आया, P2 आया, P3 आया, ठीक है। P1 आ गया 0 पे, चलिए पुराना ही बदल लेते हैं, पहले P3 आ गया, फिर P2 आ गया, फिर P1 आ गया। सिर्फ सबका अराइवल टाइम हम बदल देते हैं, सबका अराइवल टाइम हम बदल देते हैं। ये अब आ गया 0 पे, ये आ गया 1 पे, ये आ गया 2 पे। इसका बर्स्ट टाइम कितना था P3 का, 25 - 22 3। P2 का कितना था 22 - 2 2।
P1 का कितना था 20। क्लियर। अब पहले कौन आया, अब इसका जब जॉइंट चार्ट बना तो पहले कौन आया, अब इसका जब जॉइंट चार्ट बना तो पहले कौन आया, पहले आया आपका, पहले आया P3 आया। कितने देर के लिए आया, 0 पे आया, 3 पे एग्जिट किया। कंप्लीशन टाइम कितना हुआ P3 का 3। फिर कौन आया, 3 टाइम हो गया है, 3 तक ये भी आ गया, ये भी आ गया। पहले कौन आया P2, पहले कौन सर्व होगा, P2 सर्व होगा। P2 आया, कितने देर के लिए आया, 2 यूनिट। 3 + 2 5। कंप्लीट कब हुआ P2, 5 पे। क्लियर। नेक्स्ट कौन आया, P3 आया, P1 आया, कितने देर के लिए आया, 25। कंप्लीट कब हुआ, 25। यहां तक हम कोई सब क्लियर है। नेक्स्ट TAT और WT। TAT क्या होगा, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। 3 - 0 3, 5 - 1 4, 25 - 2 23। वेटिंग टाइम क्या हुआ, TAT माइनस बर्स्ट टाइम 0, 4 - 2 2, 23 - 20 3। कितना हो गया, 5 एवरेज वेटिंग टाइम इसका कितना हो गया, 0 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 5/3 दैट इज ऑलमोस्ट 2। ठीक है, 1.6 आ रहा है, दैट इज ऑलमोस्ट 2। उसका कितना था, सेम प्रोसेस था, सेम बर्स्ट टाइम था सारे प्रोसेस का। उसका कितना चला गया था, सिर्फ पहला प्रोसेस अगर ज़्यादा बर्स्ट टाइम ले रहा था तो 13। सेम प्रोसेस है, सेम बर्स्ट टाइम है, सिर्फ प्रोसेस का अराइवल टाइम चेंज हो गया। पहला जो मेजर बर्स्ट टाइम था वो लास्ट में आ गया, पहले नहीं आया। कितना टाइम हो गया, 2 वेटिंग टाइम। डिफरेंस देखे, 13 to 1.6। दिस इज कॉल्ड कन्वे इफेक्ट। जब भी FCFS में पहले प्रोसेस में एक हायर बर्स्ट रेट का प्रोसेस आ जाता है तो एवरेज वेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। क्लियर, बढ़ जाएगा। क्यों, हम लोग देख भी लिए। FCFS पूरा क्लियर है with the Gantt chart, with the convey effect, with all the terms, arrival time, burst time, completion time, turnaround time and waiting time। यहां तक कोई दिक्कत, पहला CPU scheduling algorithm कंप्लीट, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इस पे आपके क्वेश्चंस भी आते हैं गेट एग्जामिनेशन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। नेक्स्ट क्या है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इसका क्राइटेरिया क्या होता है, हम कैसे डिफाइन करेंगे किसी का जॉब। हम कैसे डिफाइन करेंगे किसी चीज का जॉब, विद द रिस्पेक्ट ऑफ इट्स बर्स्ट टाइम। शॉर्टेस्ट जॉब मतलब जो मिनिमम बर्स्ट टाइम होगा वो पहले एग्जीक्यूशन फेज में जाएगा। क्लियर। अगेन मोड, ये तीनों चीज कॉमन होगा। मोड क्या है शॉर्टेस्ट जॉब का, अगेन नॉन प्रीएम्प्टिव, इसको कोई बाहर नहीं निकालेगा। एक बार चला गया तो पूरा कंप्लीट करके ही बाहर आएगा। क्लियर। एग्जाम्पल देखें, यहां तक क्लियर है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, क्राइटेरिया बर्स्ट टाइम मिनिमम होना चाहिए, मोड
नॉन प्रीएम्प्टिव होना चाहिए। अब हम बोल रहे हैं मिनिमम बर्स्ट टाइम, ठीक है, ये टर्म को ध्यान रखिएगा। मिनिमम बर्स्ट टाइम में दो कंडीशन आता है, क्राइटेरिया इसका मिनिमम बर्स्ट टाइम है, तो हम आपको दो कंडीशन देते हैं। अगेन 3 प्रोसेस है मेरे पास, आपको बताना है पहले कौन शेड्यूल होगा। एक में है कि अराइवल टाइम सबका 0 है, सब आ गया है, और बर्स्ट टाइम 1 2 3 है, ठीक है। दूसरा है P1 P2 P3, ठीक है, अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम। P1 आ गया है 0 पे, P2 आ गया है 1 पे, और P3 आ गया है आपका 2 पे, ठीक है। अब P1 का जो बर्स्ट टाइम है वो है 20, P2 का जो बर्स्ट टाइम है वो है 6 और इसका है 5। अब इस दोनों को अरेंज करके बताइए कौन पहले एग्जीक्यूशन फेज में जाएगा, प्रोसेस किस अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन फेज में जाएगा। ये 20 है, डोंट कंसिडर इट 26, 20, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम बर्स्ट टाइम। क्या जाएगा पहले, मिनिमम क्या है, पहले P0 का मिनिमम है 1 है, P1 गया, फिर कौन गया, P2 गया, फिर कौन गया, P3 गया, मिनिमम मिनिमम मिनिमम। इसमें कौन गया पहले, पहले गया P1, फिर गया P3, फिर गया P2। हम ये बोलेंगे P1 पहले गया, P2 बाद फिर गया P3। क्या ये सही है, क्या ये सही है कि गलत है? आप तो बोलोगे मिनिमम बर्स्ट टाइम तो इसका है P3 का, तो होना था पहले P3 फिर P2 फिर P1, लेकिन ये कैसे हो गया P1 फिर P3 फिर P2? क्योंकि जब भी हम मिनिमम बर्स्ट टाइम भी कंसिडर करेंगे तो पहले हमको क्या कंसिडर करना पड़ेगा, उसका अराइवल टाइम। मिनिमम कब होगा, जब वो पहले आ चुका होगा तब ना, जब यहाँ पे सब एक टाइम पे आ गया था, अवेलेबल था, तब हम उसको मिनिमम पे क्राइटेराइज किए। जब वो आया ही नहीं है, जब ये 2 यूनिट पे आने वाला है, हम अभी 0 यूनिट पे स्टैंड कर रहे हैं, तो मेरे लिए जो सामने है वो मेरे लिए शॉर्टेस्ट है, तो हम पहले चले गए P1 के साथ। जब हम P1 के साथ चले गए तब मेरा टाइम कंप्लीट नॉन प्रीएम्प्टिव है। जब हम P1 को लेके अंदर चले जाएंगे तो अब हम निकलेंगे कब, 20 यूनिट पे। जब हम 20 यूनिट पे निकलेंगे तो मेरे पास 2 ऑप्शंस रहेगा, P2 या P3। अब हम जब दोनों ऑप्शन है मेरे पास, तब हम कंसिडर करेंगे कि मिनिमम बर्स्ट टाइम किसका है, तो किसका था, P3 हैड ए मिनिमम बर्स्ट टाइम देन P2, तो नेक्स्ट कौन जाएगा यहाँ पे, P3, और फिर लास्टली कौन जाएगा, P2। क्लियर, मिनिमम बर्स्ट टाइम क्राइटेरिया हो गया। तो ये नहीं है कि सीधा इसके बेसिस पे कर देंगे, पहले हम देखेंगे 0 पे स्टैंड होके, कि 0 पे स्टैंड होके हम देखेंगे मेरे लिए कौन है, मेरे पास कौन अवेलेबल है, तो 0 ही सिर्फ अवेलेबल है, 20 P1, तो हम उसको लेके प्रोसीड करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम 0 पे खड़े हैं और हमको बाद में पता होगा कि 2 यूनिट पे मेरा एक आएगा 5, जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रोसेस एग्जीक्यूट करते जाना है। क्लियर, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट क्लियर है, किसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, फाइन। तो आज हम लोग 2 CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ लिए, एक था FCFS और दूसरा था SJF। FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और दूसरा है SJF। दोनों क्लियर है, दोनों का क्राइटेरिया क्लियर है, दोनों क्या बोलना चाह रहा है क्लियर है। फाइन, आज यहीं तक करते हैं। कल हम लोग देखेंगे शॉर्टेस्ट जॉब, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम जॉब फर्स्ट, ठीक है। उसमें हेलो, सो लास्ट क्लास वी डिड स्टडी द 2 scheduling algorithms of CPU. They were, first was FCFS and the second was shortest job first, SJF. So in these two, both were of which category? Of non-preemptive category.
once they are inside run state they can't come back to ready state. एक बार वो प्रोसेस चले गए शेड्यूल होने तो पूरा एग्जीक्यूशन फेज करके निकलते थे. टुडे वी विल बी लर्निंग द नेक्स्ट CPU scheduling algorithm and that is shortest remaining task first. Shortest remaining task first. Now what is the criteria? Criteria क्या है इसका? And what is the mode? Criteria क्या है इसका और इसका mode क्या है? We will be considering first कि क्या इसके criteria हैं. FCFS का criteria क्या था? First come, first serve. Okay. Criteria was on the basis of arrival time. SRT shortest job first में क्या था? Minimum burst time. इसमें क्या है? Minimum burst remaining. मिनिमम बर्स्ट रिमेनिंग टाइम. क्लियर? इसका क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम बर्स्ट रिमेनिंग टाइम सेम एज दैट ऑफ SJF शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. पर इसका मोड क्या होता है? SJF का मोड क्या था? इट वाज नॉन प्रीएम्प्टिव. पर ये SRTF क्या है? दिस इज प्रीएम्प्टिव. मतलब अगर कोई शॉर्ट जॉब बाद में आता है जिसका बर्स्ट टाइम